नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। ये एक्ट क्या है, इससे किन लोगों को फ़ायदा है और क्यों इतने सारे प्रोटेस्ट इस एक्ट के खिलाफ हो रहे हैं। क्या ये एक्ट इंडियन डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की नींव हिला देगा? क्या धार्मिक आधार पर देश के नागरिकों को बांटा जाएगा और मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा? फिर क्यों इतने सारे मुस्लिम इस एक्ट के फेवर में खड़े हुए हैं? इन सारे सवालों के जवाब गहराई में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये सीएए है क्या? ये कोई नया एक्ट नहीं है। ये एक्ट 1955 से इंडिया में एग्जिस्ट करता है और तब से लेकर अब तक इसमें टोटल 6 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लाउज बी में ये अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आकर बसने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को इंडिया की नागरिकता दी जाएगी और उनको इल्लीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। पर इसमें कहीं भी मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। 9 दिसंबर 2019 में लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा से ये बिल पास हुआ और 11 मार्च 2024 को इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी बता दिया गया। और भारत सरकार की माने तो 2024 की लोकसभा इलेक्शन से पहले इस एक्ट को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1947 के बंटवारे के बाद किसे भारत का नागरिक माना जाए और किसे नहीं, या देश के आज़ाद होने के बाद अगर कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, या कोई भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। और ऐसे ही कई रूल्स और मैटर्स को सही तरीके से एड्रेस करने के लिए 1955 में इंडियन पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इंट्रोड्यूस किया और तब से लेकर अब तक इसमें समय के साथ साथ टोटल 6 बार बदलाव किया जा चुका है। और इसकी लास्ट अमेंडमेंट में द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इन सारे नियम्स को लाया गया है। और इस एक्ट से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशंस का सामना किया है। इस एक्ट से उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा होगा जो नेबरिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं, और वो माइग्रेंट्स जिन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन फेस किया है अपनी ओरिजिन कंट्री में। इन लोगों के लिए रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन 12 साल से घटकर सिर्फ 6 साल हो गई है। अगर एक नॉन नेशनल पर्सन को इंडिया की नागरिकता लेनी है तो उसे मिनिमम 11 साल इंडिया में रहकर गुजारने होंगे। लेकिन वहीं इस अमेंडमेंट के बाद जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये समय घटकर 11 साल से 6 साल हो गया है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की माने तो 30,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस एक्ट का। और इस एक्ट से वो लोग प्राइवेट जॉब ले पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाएंगे, अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी भी आ जा पाएंगे, अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, अपना खुद का एक घर खरीद पाएंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ऐसी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो एक आम भारतीय नागरिक उठाता है। लेकिन क्यों देश में इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं? जहां कई लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, वहीं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे लोगों के राइट्स को छीनने की साजिश बताई। कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं क्यों सरकार ने इस नियम को लाने में 4 साल और 3 महीने का समय लिया, और क्यों पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से 9 एक्सटेंशंस मांगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक डेस्परेट अटेम्प्ट बताया डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस नियम को ना लागू करने की गुजारिश करी, और तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में भी इसका भारी मात्रा में विरोध हुआ। 2019 में राज्यसभा वोट के दौरान 125 वोट इस बिल के सपोर्ट में गए और 105 वोट इसके अगेंस्ट में। और काफ़ी सारे लोगों का तो ये मानना है कि ये एक्ट भारत की सेक्युलर फाउंडेशन को हिला कर रख देगा, और अपोजिशन का तो ये कहना है कि किसी को भी रिलीजन के बेस पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे ही कई सारे नेताओं ने इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, और जनता ने भी सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट में मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? अगर अमित शाह की माने तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में कभी भी मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइटेशन और रिलीजियस परसिक्यूशंस का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटीज़ का इतिहास गवाह है कि कैसे शिया और सुन्नी ने इस कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, और जहाँ भी इनमें से कोई भी पक्ष माइनॉरिटी में होता है
तो दूसरा पक्ष उनको एक्सप्लॉइट और परसिक्यूशन करने से बिल्कुल नहीं कतराते। उनको भी बाकी माइनॉरिटीज़ की तरह ही दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ती है। और ऐसे ही काफ़ी सारे मुस्लिम भी इंडिया में रेफ्यूजीज़ बनकर रह रहे हैं। पर क्या उन लोगों का फ्यूचर अब इंडिया में सेफ है या नहीं? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इससे किसी भी इंडियन नागरिक की आम जिंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी कम्युनिटी से हो। और अगर बात करें मुस्लिम्स की, तो काफ़ी सारे अपोजिशन के लीडर इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, जिससे वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कैसे मुस्लिम्स का फ्यूचर अब इंडिया में सेफ़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम्स ऑलरेडी इंडिया के सिटीज़न हैं उनको इस एक्ट के होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में रेफ्यूजीज़ बन के रह रहे हैं और अभी तक इंडिया की सिटीजनशिप उन्हें नहीं मिली है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए एक नॉर्मल प्रोसेस से देश की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन उनको इस अमेंडमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि देश में अब मुसलमानों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आपको किसी की भी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ को लेकर अवेयर होना होगा कि अगर हमारे देश में हमारी सरकार कोई नियम ला रही है तो उस नियम को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम एक बार खुद से पढ़ें और उसके बेसिस पर ये डिसाइड करें कि ये सही है या नहीं। और सोशल मीडिया पर कम्युनल और रिलीजियस हेट फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस एक्ट को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं और मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।